बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के डिमांड पे ये वीकली बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की नई श्रृंखला की शुरुआत की गई है। आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर वीकली वीडियो भी लाइए जो कि बिहार स्पेशल हो, तो इस दिशा में इस श्रृंखला की शुरुआत हुई है आपके लिए। ये आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज का जो पहला वीडियो होगा ये 1 से 7 नवंबर 2022 तक के जितने भी बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं जो कि प्रबल रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रखती है, तो वैसे प्रश्न यहाँ पर आप देखने वाले हैं। तो इस श्रृंखला के बारे में आपको पुनः बता दूं कि इसमें बिहार स्पेशल प्रश्नों का ही संग्रह होगा और ये आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिहार में अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस श्रृंखला को जरूर आप लोग फॉलो कीजिएगा, यहाँ से निसंदेह ही आपको हेल्प होने वाली है। चलिए यहाँ पर हम श्रृंखला की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, लेकिन उससे पहले बिहार से संबंधित जो बेसिक से फैक्ट हैं उसका यहाँ पर रिवीजन जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं बेसिक से ये आपको एग्जाम में उलझन में फंसा देता है। तो वीडियो की स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर बिहार से संबंधित वैसे फैक्ट को देखेंगे जो कि आसान भले ही हैं लेकिन ये थोड़े से इंपॉर्टेंट भी हैं। चलिए इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं मैप से। जब आप भारत वाले मैप पर नजर डालेंगे, ये जो रेड इंसर्ट आपको दिख रहा है ये बिहार की स्थिति को दर्शा रहा है। बिहार की चौहद्दी के बारे में सबसे पहले ध्यान रखिए। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ये आपकी इंटरव्यू में भी आपकी मदद कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा बिहार की चौहद्दी क्या है। अब यहाँ पर इनसे संबंधित जो छोटे छोटे बेसिक से फैक्ट हैं उनमें आप सभी जानते होंगे बहुत सारे फैक्ट को, लेकिन फिर भी रिवीजन पर्पज से याद रखिए। हमारा पहला पॉइंट होगा राजधानी बिहार की है पटना। सभी लोग 100 में 100 लोग जानते होंगे राजधानी है पटना। राज्यपाल की बात करें तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि राज्य के 22वें मुख्यमंत्री हैं, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। वहीं पे हम अगले पॉइंट की बात करें, अगला है राजकीय पक्षी। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट होगा राजकीय पशु। राजकीय पशु है बैल। और वहीं पे बात करें राजकीय वृक्ष की, राजकीय वृक्ष है पीपल। राजकीय पुष्प यानी कि राजकीय फूल को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं करना। मैरीगोल्ड अर्थात गेंदा बिहार का राजकीय पुष्प अर्थात राजकीय फूल है। बहुत जगह आप कचनार देखते होंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना वर्तमान में गेंदा बिहार का राजकीय फूल है। वहीं पर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2011 की जो नवीनतम जनगणना रिपोर्ट है उसके आधार पर बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 यानी कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट होगा क्षेत्रफल। तो बिहार की जो वर्तमान क्षेत्रफल है ये है 94,163 वर्ग किलोमीटर, जिस समय जो मतलब कह सकते हैं नवीनतम बंटवारा हुआ था, यानी कि बिहार का जो नवीनतम कह सकते हैं एक प्रकार से विभाजन है वो झारखंड के साथ हुआ है। झारखंड के साथ बिहार का जो बंटवारा हुआ है 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। और उस समय जब झारखंड राज्य गठित हुआ था तो बिहार के संपूर्ण भूभाग का, ध्यान रखिएगा, बिहार के संपूर्ण भूभाग का 46% भूमि के साथ झारखंड राज्य गठित हुआ था। और बिहार के क्षेत्र में जो भूमि रही थी ये 54% भूमि बिहार के क्षेत्र में रही थी। यही 54% भूमि जो है ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। तो वर्तमान स्थिति जो है बिहार की, इसके क्षेत्रफल को ध्यान रखिएगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला है राजभाषा। तो बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू है। वहीं पे हम अगले पॉइंट की बात करें तो 345 किलोमीटर बिहार की लंबाई है, चौड़ाई है 483 किलोमीटर। कुछ अन्य फैक्ट में बात करें, बिहार विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें, लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16 सीटें बिहार में निर्धारित है। ये तो हुए कुछ बेसिक से फैक्ट, लेकिन यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको ये भी देने वाला हूँ। इस इमेज में जो देख रहे हैं दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये जो आप देख रहे हैं ये स्वास्तिक है, तो दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट और भी है, जैसे कि लोक नृत्य की बात करें तो बिहार के जो प्रमुख लोक नृत्य है ये जाट, जाटिन, कजारी, पनवरिया और विदेशिया, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं बिहार में। तो ये सारे जुड़े हुए फैक्ट हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम श्रृंखला की शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न होगा कि नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आया। हम देखिए स्थान शब्द छूट गया है, आप लोग ऐड कर लेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवीनतम रैंकिंग के आधार पर
प्रथम स्थान पर कौन सा जिला आया है बिहार का। पूरे भारत की यहाँ पर बात किया जा रहा है, क्योंकि डेल्टा रैंकिंग जो जारी होती है नीति आयोग की तरफ से, ये पूरे भारत में जितने भी आकांक्षी जिले हैं उन्हीं में से जारी होती है। तो ऐसे में यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का, तो ऑप्शन नंबर ए अर्थात बेगूसराय इस प्रश्न का सही आंसर है। अब यहाँ पर कई सारे फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है कि नीति आयोग की अगस्त डेल्टा रैंकिंग में बेगूसराय स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम आया है, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में 73वां स्थान मिला है। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आया है कौन सा जिला, तो बेगूसराय जिला जो कि आपको ध्यान रखना है ये प्रथम स्थान पर, जबकि वहीं पे शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो ये 73वें स्थान पर रहा है। इनसे संबंधित कई सारे फैक्ट और भी हैं, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, तो हालांकि देश के 112 आकांक्षी जिलों में शामिल बेगूसराय ओवरऑल भी अव्वल आया है। ओवरऑल हम बात करें यहाँ पर सारे कैटेगरी को ध्यान रखते हुए तो बेगूसराय जिला इस रिपोर्ट के आधार पर पहले स्थान पर रही ओवरऑल की बात करें तो, लेकिन वहीं पर इंडिविजुअल तौर पर स्वास्थ्य की बात करें तो प्रथम, शिक्षा की बात करें तो ये 73वें स्थान पर रहा है। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है नीति आयोग के आकांक्षी जिलों में बिहार के 13 जिले शामिल है। वर्तमान समय के दृष्टिकोण से देखें, भारत में जो नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची है उसमें 112 जिले शामिल हैं पूरे भारत से, लेकिन बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार के 13 जिले इसमें वर्तमान समय में शामिल हैं। हम अगले पॉइंट की बात करें बेगूसराय के दृष्टिकोण से इस डेल्टा रैंकिंग की, तो यह दूसरी बार है जब बेगूसराय नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ये दूसरी बार है जब बेगूसराय को ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है ये डेल्टा रैंकिंग में। अब चूंकि यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं नीति आयोग की, तो नीति आयोग के बारे में कई सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। ये बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है, कई बार यहाँ से बीपीएससी एग्जाम में प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न बने हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये नीति आयोग का पूरा नाम होता है, जो कि आपको मुख्य रूप से याद रखना है। ये कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं खास करके बीपीएससी एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है। हम बात करें यहाँ पर नीति आयोग की, तो नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है, जिसे कि योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन हुआ है और आपको ध्यान रखना है इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया है और यह सरकार के थिंक टैंक नीति के रूप में सेवाएं प्रदान कर रही है। हम बात करें वर्तमान समय में नीति आयोग के सीईओ अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी की, तो परमेश्वरन अय्यर वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और इसके मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और एक अगला फैक्ट है अध्यक्ष अर्थात चेयरपर्सन, यानी कि यहाँ पर हम बात करें इसके अध्यक्ष की, तो वर्तमान समय में जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। हम बात करें यहाँ पर योजना आयोग की, तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी तो 1950 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्हीं के शासनकाल में योजना आयोग का गठन हुआ था। और योजना आयोग में जिस प्रकार से योजना आयोग में भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, उसी प्रकार से हूबहू यहाँ पर नीति आयोग में भी नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। आई होप कि आप इन सारे बातों को ध्यान रखेंगे। आपके एग्जाम में जो प्रश्न बनेंगे प्रारंभिक परीक्षा में यहीं से बनेंगे, आपको ध्यान रखना ये सारे फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे पहले प्रश्न में बेगूसराय की, तो बेगूसराय की स्थिति को जब बिहार वाले मैप पर देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर बेगूसराय की स्थिति देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न नए पैटर्न में जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार में खास करके बेगूसराय, जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर बेगूसराय ले रहा हूँ। एग्जाम में आपके प्रश्न बनेंगे कि बिहार का बेगूसराय जिला बिहार के कितने अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना 5 जिलों के साथ अपनी ये बेगूसराय जिले की सीमा को साझा करता है। अब ये 5 जिले कौन कौन से ये भी याद रख सकते हैं आप, क्योंकि इसी के आधार पर आप ये आंकड़ा को ध्यान रख पाएंगे कि 5 जिले इसके साथ सीमा साझा कर रही है। हम बात करें यहाँ पर इन 5 जिलों की, तो लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, समस्तीपुर और साथ ही साथ पटना, ये 5 जिले ऐसे हैं जो कि बेगूसराय के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहे हैं। हम बात करें यहाँ पर अगले स्लाइड में बिहार में वर्तमान जिलों और प्रमंडलों की संख्या के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्तमान में बिहार में प्रमंडलों की संख्या है 9 और यहाँ जो आप नीचे देख रहे हैं ये सभी बिहार के 9 प्रमंडल है। वहीं पे बात करें जिलों की, तो वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं, वो सूची आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पर बेगूसराय की, तो बेगूसराय जिला जो पड़ता है ये बिहार के मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। बिहार के मुंगेर प्रमंडल में अगर हम बात करें जिलों की, तो कुल मिला के 6 जिले शामिल हैं। ये जिले हैं मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा। और बात करें मुंगेर प्रमंडल का हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुंगेर ही है।
तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिएगा। हालांकि हम बात करें यहाँ पर 39वें जिले के बारे में, तो वर्तमान समय के दृष्टिकोण से देखें, भले ही ये बिहार में 38 जिले हैं, लेकिन कुछ समय पहले मैंने आपको जानकारी दिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पटना जिला में एक क्षेत्र है, बाढ़ का क्षेत्र, जिसे कि 39वां जिला बनाए जाने की बात कही गई थी। हालांकि ये सारी बातें मीडिया में भी चली थी और मैंने आपको विस्तार पूर्वक जानकारी भी दिया था। आई होप कि आपको याद होगा। चलिए अब यहाँ पर हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले, अगर आप घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप पर आप अपने 68वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कि सिलेबस आधारित नोट्स आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जो करंट अफेयर्स की एक नई श्रृंखला चल रही है पिछले 2 वर्षों से, वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा। पूरा का पूरा करंट अफेयर्स का पैकेज यहीं से आपको मिलेगा। आपको याद होगा, आपको ध्यान होगा, हमने कई बार आपको प्रूफ दिया है कि रिसेंटली जितने भी एग्जाम बिहार में आयोजित हुए हैं सभी एग्जाम में हमारे प्रश्न बने हैं। 1-2 प्रश्न नहीं बल्कि जितने भी प्रश्न पूछे गए वो सभी प्रश्न हमारे मटेरियल से हूबहू पूछे गए हैं। इसका प्रूफ हमने दिया था। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इस प्रूफ के वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ इस कोर्स में, ये प्री स्पेशल कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, इसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा और साथ ही साथ इसमें आपका सेक्शनल टेस्ट भी होने वाला है, जो कि आपका सारा का सारा ऑनलाइन होगा। और बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा का अब तक का जितना पेपर है वो आपको यहाँ पर इस कोर्स में उपलब्ध किया जाएगा। इस कोर्स के बारे में एक जानकारी ये ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए हिंदी भाषा में उपलब्ध है, ये प्री स्पेशल है और यहाँ पर आपको इन सारे सेक्शन के नोट्स उपलब्ध किए जाएंगे। तो जितने भी छात्र इच्छुक हैं इसे ज्वाइन करने के, खास करके वैसे जो घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। हजारों विद्यार्थी अब तक इसे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इसे ज्वाइन करेंगे तो निसंदेह ये आपके लिए लाभदायक होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं ये निसंदेह आपको हेल्प करेगा। इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ईमेल पर भी हमसे चैट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। तो जल्दी से इसमें ज्वाइन कीजिए, ऑलरेडी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कितने करोड़ की लागत वाली 24 योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 224.19 करोड़ रुपए की 24 योजनाओं का उद्घाटन अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। इस प्रश्न से संबंधित फैक्ट को आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 224.19 करोड़ रुपए की लागत वाली 24 योजनाओं का उद्घाटन किया है। और आपको ध्यान रखना है कि और बेगूसराय और साथ साथ बक्सर में 515 करोड़ की लागत से बनने वाले सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का भी शिलान्यास अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना का भी शुभारंभ अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। और साथ ही 20 लाख नौकरी व रोजगार के वायदे के तहत 9,476 स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया और इनकी बहाली संविदा के आधार पर की जाएगी। हालांकि यहाँ पर ये आंकड़े मायने नहीं रखते। इस प्रश्न को यहाँ पे हमने इस लाइन को यहाँ पर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे आपको एक स्पेशल जानकारी देना है। यहाँ पर हमने संविदा के आधार पर जो बहाली हुई, इसी वजह से यहाँ पर हमने इस फैक्ट को लिखा है। क्योंकि संविदा की यहाँ पर बात आई है, ये फैक्ट इसलिए लिखा गया कि अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा ये संविदा आधारित नौकरी को समाप्त किया गया है। इसी वजह से यहाँ पर हमने इस एक्स्ट्रा फैक्ट को शामिल कर दिया। तो नोट कीजिएगा कि हाल ही में उड़ीसा सरकार ने राज्य की नौकरियों के लिए संविदा पर भर्ती, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती होती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट को समाप्त करने का भी निर्णय लिया गया था। तो इसी आधार पर आपको सारे फैक्ट को इसी तरह से रिलेट करके याद रखना है। ये उड़ीसा सरकार की भी हाल ही की घोषणा है। शायद इस तरह का पहल करने वाला उड़ीसा पहला राज्य होगा। ये मैं कंफर्म नहीं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पहला राज्य होगा उड़ीसा। आप लोग हो सके तो पता कर लीजिएगा और जिनको भी पता हो कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला तीसरा प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न की हाल ही में बिहार के 21 जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा प्रज्वल पांडे बिहार के सिवान के रहने वाले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि सिवान जिले के प्रज्वल पांडे को भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल किया गया है। आप यहाँ पर ऋषि सुनक के साथ में बिहार के सिवान जिले के
प्रज्वल पांडे को देख सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर है कि प्रज्वल पांडे सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड के जमापुर के रहने वाले हैं। यहाँ पर देखिए बात यह है जीरादेई प्रखंड की। तो मैंने आपको कई बार बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम व द्वितीय राष्ट्रपति थे, उनका जन्म जीरादेई में हुआ था और जीरादेई को महात्मा गांधी ने अपने शब्दों में तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया था। ये सारी बातें ऑलरेडी हमने कई बार आपके साथ साझा किया है। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे नहीं बल्कि अगले पॉइंट पर। हमारा अगला पॉइंट है यहाँ पर ब्रिटेन से संबंधित लिज ट्रस जो कि हाल ही में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी थी। 20 अक्टूबर 2022 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। और अगला पॉइंट है कि जिसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक ब्रिटेन के 97वें प्रधानमंत्री बने, यानी कि 57th। नोट कीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ऋषि सुनक जो भी हाल ही में ब्रिटेन के 97वें प्रधानमंत्री बने हैं, ये किस पार्टी से संबंधित है? तो वे कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित है और साथ ही साथ वे 97वें प्रधानमंत्री बने हैं अभी हाल ही में ब्रिटेन के। अगला पॉइंट है कि वे 210 वर्षों में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे युवा नेता हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिवान के बारे में, क्योंकि प्रश्न में सिवान से संबंधित हमने चर्चा किया था। तो बिहार वाले मैप पर जब आप नज़र डालेंगे तो ये आपको सिवान की स्थिति दिखेगी। बात करें हम सिवान जिले की, तो सिवान जिले की जो सीमा है ये 2 जिले के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। एक तो है गोपालगंज, दूसरा है सारण। एक्चुअली में बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि जो छपरा आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ, बहुत सारे लोग छपरा को जिला भी बोल देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, छपरा कोई जिला नहीं है, बल्कि सारण जो जिला है इसका हेडक्वार्टर जो है ये छपरा में है। और उसी प्रकार से कन्फ्यूजन ये भी होता है, बहुत सारे लोग हाजीपुर को जिला बोलते हैं। एक्चुअली में हाजीपुर कोई जिला नहीं है, बल्कि वैशाली जिला है। वैशाली जिला का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? ये हाजीपुर में है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना। उसी प्रकार से एक और भी है आरा और भोजपुर के बारे में। भोजपुर जिला है, आरा कोई जिला नहीं है। भोजपुरी सिंगर जो पवन सिंह है, उन्होंने एक गाना गाया था, आरा जिला घर बात है कौन बात के डर बा। तो एक्चुअली में आरा बिहार में कोई जिला नहीं है, भोजपुर जिला का जो हेडक्वार्टर है वो आरा में पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें अगले स्लाइड में, तो आपको ध्यान रखना है सिवान जिला जो है ये सारण प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और सारण प्रमंडल के अंतर्गत जिलों की संख्या है 3। ये जिले हैं सारण, सिवान और गोपालगंज। इसका ट्रिक हमने आपको बताया था सासिगो, यानी कि सारण, सिवान और गोपालगंज। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। अगला चौथा प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार किस राज्य के सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया जाएगा? इसकी घोषणा अभी हाल ही में हुई थी और घोषणा के आधार पर इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार। अब यहाँ पर आपको इनसे संबंधित जानकारी दे दूं कि हाल ही में या फिर हाल ही की घोषणा के आधार पर बिहार के सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया जाएगा। ऐसी घोषणा अभी हाल ही में किया गया है और यह इस वर्ष 7 नवंबर 2022 को मनाया जाएगा। यानी कि आज जो आप वीडियो देख रहे हैं, आज जो वीडियो अपलोड हुआ है, ये 7 नवंबर 2022 को पहली बार बिहार के सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया गया। हमारा अगला पॉइंट होगा यहाँ पर, जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, उसी प्रकार से अब बिहार के सरकारी स्कूलों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी और यह शुरुआत 7 नवंबर 2022 से की गई है। ये ध्यान रखिएगा। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट होगा बिहार के शिक्षा मंत्री से संबंधित, क्योंकि यहाँ पर हमने शिक्षा की बात किया तो नोट कीजिएगा, हाल ही में बिहार में गठित नए मंत्रिमंडल में राजद कोटे से श्री चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऊपर आई बटन पर एक मैं लिंक दे रहा हूँ, आप इस लिंक पर क्लिक करके बिहार के नई मंत्रिमंडल के बारे में सारी जानकारी विस्तार पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हमने विस्तार से सारी जानकारी आपको दिया है। तो ये प्रश्न है कि बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया? यहाँ पर अब जाएगा नहीं लिखा जाएगा, बल्कि यहाँ पर लिखा जाएगा किया गया है। किस तिथि से अभी हाल ही में ये कह सकते हैं टाइगर सफारी की शुरुआत की गई? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 2022 से इसकी शुरुआत की गई है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में, जो कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। हम यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी अगर आपको दें तो इसके तहत हमारा पहला पॉइंट होगा कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व जो कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ये ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। हम अगले पॉइंट की बात करें तो हालांकि हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। ये घोषणा अभी हाल ही में हो चुकी है, जो कि आपको ध्यान रखना वर्तमान समय के दृष्टिकोण से। वर्तमान में तो एकमात्र ही टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिमी चंपारण में है, लेकिन दूसरा जो प्रस्तावित है ये बिहार के कैमूर में प्रस्तावित है। और साथ ही यहाँ पर एक और फैक्ट की बात करें तो साथ ही अररिया जिले के औराई हिंगना में राज्य का पहला मंकी पार्क स्थापित किया जाएगा। औराई हिंगना में ही फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था, जो कि बिहार के अररिया जिले की धरती पर पैदा हुए एक महान साहित्यकार थे।
इनकी एक उपन्यास थी मैला आंचल, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी और जापानी भाषा में इसका भी हाल ही में अनुवाद भी किया गया था। इसको लेकर घोषणा भी हुई थी। तमाम जानकारी हमने आपके साथ साझा किया था। अब यहाँ पे देखिए बात आई है अररिया की, तो अररिया में एक स्थान है रानीगंज, जहाँ पर राज्य का दूसरा चिड़ियाघर प्रस्तावित है। यहाँ पर कह सकते हैं अररिया जिले के रानीगंज में दूसरा चिड़ियाघर का निर्माण किया जाना है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे बिहार वाले मैप पर पश्चिमी चंपारण जिले की। ये बिहार वाले मैप पर पश्चिमी चंपारण जिले की स्थिति है। पश्चिमी चंपारण जिले की जो सीमा है ये बिहार के दो जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। एक तो है गोपालगंज और एक है पूर्वी चंपारण। और यहाँ पर हम अगले स्लाइड में बात करें तो पश्चिमी चंपारण जिला बिहार के तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। बिहार के 9 प्रमंडलों को याद रखने का एक ट्रिक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये ट्रिक है पूसा को मुंभा दंपति। पू से पूर्णिया, सा से सारण, को से कोसी, मु से मुंगेर, भा से भागलपुर, द से दरभंगा, मौ से मगध, पौ से पटना, ती से तिरहुत। पूसा को मुंभा दंपति, ये इसका ट्रिक है। तो इसी के तहत आपको ध्यान रखना है बिहार के जो तिरहुत प्रमंडल हैं, तो इसी के तहत बिहार का जो जिला है पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण दोनों आता है। तिरहुत प्रमंडल का अगर हम हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय की बात करें तो ये है मुजफ्फरपुर। और तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत जिलों की जो संख्या है ये 6 है। ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलते हम यहाँ पर अगले छठे प्रश्न पे। ये प्रश्न की हाल ही में भारत की अंडर-20 रग्बी टीम में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार के 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। यहाँ पर महिला पुरुष दोनों वर्गों की बात किया जा रहा है, तो दोनों को मिला के 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। और यहाँ पर हम बात करें इसके तहत पहले पॉइंट की, तो 5 व 6 नवंबर 2022 को उज्बेकिस्तान में महिला पुरुष एशियन रग्बी चैंपियनशिप प्रतियोगिता आयोजित हुआ था। और इसके लिए आपको ध्यान रखना कि भारत की अंडर-20 रग्बी टीम में बिहार के 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ था। और इन 5 खिलाड़ियों के चयन की हम बात करें तो इसी के तहत इस वाले पॉइंट को आपको ध्यान रखना कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन के अनुसार भारत की महिला टीम में 3 जबकि पुरुष टीम में 2 खिलाड़ी चुने गए हैं। यानी महिला वर्ग में बिहार से 3 खिलाड़ी को चुना गया, जबकि पुरुष टीम की बात करें तो बिहार से 2 खिलाड़ी। ओवरऑल अगर दोनों वर्गों को हम मिला के देखें तो 5 खिलाड़ी का चयन ये हुआ था। 5 व 6 नवंबर 2022 को उज्बेकिस्तान में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी इसी के लिए। चलते हम यहाँ पर अगले फैक्ट पर, अगले पॉइंट पर। तो हमारा अगला पॉइंट है ये 5 खिलाड़ी कौन कौन से थे। तो भारत की महिला टीम में जिन बिहार के खिलाड़ियों का चयन हुआ उनमें आरती कुमारी, सपना कुमारी और धर्मशीला कुमारी का चयन हुआ था। जबकि हम बात करें पुरुष वर्ग की तो पुरुष टीम में हर्ष कुमार व विद्यानंद का चयन हुआ था। ये सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इंडिविजुअल तौर पर भी आपसे एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इनमें से किस खिलाड़ी का चयन रग्बी जो अंडर-19 नहीं बल्कि अंडर-20 रग्बी टीम में हुआ था। तो यहाँ से इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला होगा यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न के 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बिहार के लिए कितनी राशि जारी किया है। सारी जानकारी ऑलरेडी हमने आपको डेली करंट अफेयर्स वाले श्रृंखला के तहत दिया था। हालांकि यहाँ पर ये वीकली वीडियो आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको बिहार स्पेशल प्रश्नों का संग्रह दिख रहा है। अगर आपको लगे कि इस श्रृंखला का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के लिए जो राशि आवंटित हुई है इसके तहत आपको ध्यान रखना 7.35 करोड़ रुपये बिहार के लिए राशि आवंटित हुई है। ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए 4,761 करोड़ रुपए का अनुदान वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जारी किया है। यानी कि पूरे मतलब राज्यों की बात करें, यानी कि सभी राज्यों की बात करें तो सभी के लिए 4,761 करोड़ रुपए की अनुदान राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जारी किया है। लेकिन बात करें यहाँ पर हम अगले पॉइंट में बिहार की हिस्सेदारी की, तो इसमें बिहार के हिस्से महज 7.35 करोड़ रुपए ही आया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर हम इसके बारे में कुछ और भी फैक्ट की बात करें तो दरअसल यह राशि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर ही जारी किया जाता है और इसके लिए राज्यों की हिस्सेदारी तय करने के लिए वित्त आयोग ने शहरीकरण को आधार बनाया है। और बिहार के हिस्से में जो राशि रही है ये 7.35 करोड़ रुपये मात्र है। हम बात करें पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के हिस्से में रहा 1988 यानी कि 1988 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश के हिस्से में रहा। वहीं पे बात करें पश्चिम बंगाल की, तो बिहार और पश्चिम बंगाल को सेम राशि मिला है यानी कि 7.35 दोनों को। वहीं पे झारखंड की बात करें तो बिहार इस मामले में झारखंड से भी पीछे रह गया। झारखंड को 11.98 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। तो ये सारे यहाँ पर ये सूची को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए चलते हम यहाँ पर अगले 8वें प्रश्न पे।
ये 8वां प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार चेनारी में इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। बताएं कि चेनारी किस जिले का एक स्थान है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा चेनारी जो स्थान है ये बिहार में रोहतास जिले में स्थापित है। अब रोहतास और सासाराम को लेकर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जिस प्रकार से वहाँ पर मैंने आरा भोजपुर के बारे में बताया, वैशाली हाजीपुर के बारे में बताया, उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि सासाराम बिहार में कोई जिला नहीं है, बल्कि रोहतास जो जिला इसका हेडक्वार्टर सासाराम में है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हम बात करें यहाँ पर इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की, तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में हुई 42वीं निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 411.41 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं और इसको लेकर के इसमें चेनारी रोहतास में इथेनॉल प्लांट की स्थापित की जानी है और इस इथेनॉल प्लांट में 372 करोड़ से अधिक का निवेश किया जाना है, या फिर ये 372 करोड़ की राशि प्रस्तावित है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, तो हमारा अगला पॉइंट है रोहतास में जो ये इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा इसकी जो क्षमता होगी ये 300 KLPD होगी, यानी कि 300 किलोलीटर पर डे यहाँ पर इसकी क्षमता निर्धारित रहेगी। हम बात करें अगले फैक्ट की, अगले पॉइंट की, तो बिहार का जो पहला इथेनॉल प्लांट है ये पूर्णिया जिले में बना था और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जाएगा। हालांकि आपको इस बात का भी ध्यान रखना है इथेनॉल नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बिहार है। हालांकि इथेनॉल नीति को लागू करने के बाद इस दिशा में बिहार सरकार बड़ी जोर शोर से काम पर लगी हुई है और इसको लेकर विभिन्न राज्यों में इथेनॉल प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। और इसी से संबंधित यहाँ पर हमने एक प्रश्न भी आपके समक्ष रखा है चेनारी के बारे में। ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिएगा। एथनॉल के मामले में वर्तमान समय के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार भारत में सबसे आगे है और आने वाले समय में भी बिहार सबसे आगे ही रहेगा, क्योंकि लगभग जिले में लगभग 12 से 13 ऐसे जिले हैं जो सूची जारी की गई थी सरकार के द्वारा, 12 से 13 जिले में एथनॉल प्लांट स्थापित किया जाना है। तो कहीं ना कहीं बिहार इस मामले में हमेशा आगे रहने वाला है। चलते यहाँ पर हम अगले 9वें प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बात आई थी रोहतास जिले की। तो बिहार वाले मैप पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रोहतास जिले की स्थिति है और रोहतास जिला बिहार के 5 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये 5 जिले हैं औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर और कैमूर। ये यहाँ से ध्यान रखें। अब बात आई है बक्सर की, तो बक्सर में यहाँ पर एक स्थान है चौसा। ठीक है, ध्यान होगा आपको, मैंने कई बार बताया है कि बक्सर में एक स्थान है चौसा। यहीं पर बिहार के क्षेत्र में गंगा नदी प्रवेश करती है और आपको ध्यान रखना है गंगा नदी बिहार के क्षेत्र को कटिहार जिले में छोड़ देती है। ये सारी बातें एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। बक्सर में एक स्थान है चौसा जहाँ से बिहार की भूमि में गंगा नदी प्रवेश करती है। अगले स्लाइड में हम यहाँ पर बात करें रोहतास की, तो रोहतास जो जिला है ये पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। पटना प्रमंडल का हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय पटना है और इसके अंतर्गत जिलों की संख्या है 6। ये 6 जिले हैं पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और नालंदा। चलते हम यहाँ पर अगले 9वें प्रश्न पे। ये 9वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य सरकार राज्य के विधवाओं की आर्थिक संकट को दूर करने के लिए लक्ष्मीबाई स्पेशल सिक्योरिटी योजना का क्रियान्वयन कर रही है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये बिहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके तहत आपको ध्यान रखना कि बिहार में विधवाओं के आर्थिक संकट को दूर करने की कोशिश में बिहार सरकार लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना का क्रियान्वयन कर रही है। ये यहाँ से ध्यान रखिए, ये बिहार सरकार से संबंधित योजना है। और अगले पॉइंट की हम यहाँ पर बात करें तो योजना के तहत विधवा महिलाओं को सरकार हर माह 300 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। मुख्य रूप से आर्थिक मदद करना ही बिहार सरकार का एक उद्देश्य है इस योजना के तहत। और इस योजना के उद्देश्य के बारे में इसी चीज़ को यहाँ पर हमने आगे लिख दिया है कि योजना का मुख्य उद्देश्य पति की मौत के बाद परिवार चलाने में आने वाली आर्थिक समस्या को दूर करना। यही इसका एक लक्ष्य है कि आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए विधवा महिलाओं को। और बिहार सरकार की इस योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय विभाग और समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया जा रहा है। और इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं ले सकती है और योजना का लाभ लेने के लिए सालाना आय जो है ये 60,000 रुपये से कम होनी चाहिए, तभी जाके इस योजना का लाभ मिलने वाला है। नेक्स्ट होगा 10वां प्रश्न। तो ये प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में आयोजित दूसरे नेशनल ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की अंजनी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंजनी कुमारी ने यहाँ पर सिल्वर मेडल अर्थात रजत पदक अपने नाम किया है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना कि हाल ही में बिलासपुर छत्तीसगढ़ में दूसरा नेशनल ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 आयोजित किया गया था। ये आयोजन स्थल भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन हुआ था और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जमुई बिहार की बेटी अंजनी कुमारी ने विमेन्स जेवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल जीतकर राज्य को गौरवान्वित किया है।
आपको ध्यान रखना, जेवलिन थ्रो में बिहार की जमुई की अंजनी कुमारी ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जमुई से संबंधित है, चूंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं जमुई की, तो जमुई के बारे में एक जानकारी आपको याद होगा, मैंने बताया था कि जमुई जिले के नागिर नकटी पक्षी अभ्यारण्य में ही पहला पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन 2021 में किया गया था। ये जानकारी आपको याद होगा। बिहार में जो पक्षी महोत्सव मनाया जाता है ये कलरव नाम से मनाया जाता है और इसका पहला आयोजन 2021 में नागिर नकटी जमुई में हुआ था। वहीं पे दूसरे पॉइंट की बात है तो हाल ही में केंद्र सरकार ने इस बात की पुष्टि की थी कि पूरे भारत में उपलब्ध स्वर्ण खदानों में से 44% हिस्सा बिहार के जमुई जिले में। इस बात की पुष्टिकरण अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। नेक्स्ट होगा यहाँ पर अगले स्लाइड में हम बात करेंगे बिहार के जमुई के बारे में। तो जमुई के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिहार की जमुई की बात करें तो बिहार का जो जमुई जिला है ये मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना, ये 6 जिले मुंगेर प्रमंडल में आते हैं और इसका मुख्यालय मुंगेर में ही है। और मुंगेर की बात करें तो इसमें जो 6 जिले, इसमें मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा, ये 6 जिले इसमें शामिल हैं। ये प्रश्न है कि विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन कितने वर्षों के बाद 6 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। इस प्रश्न का यहाँ पे हम राइट आंसर की बात करें तो लगभग 17 वर्षों के बाद इस मेला का उद्घाटन नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 17 वर्ष। इसी चीज को यहाँ पर लिख दिया गया है, 17 वर्ष बाद अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। सोनपुर का जो मेला है ये आपको ध्यान रखना है कि ये पशु मेला के नाम से पूरे विश्व में विश्वविख्यात है। अब यहाँ पर हमारा अगला 12वां प्रश्न है कि बिहार के किस जिले के, यहाँ पर देखिए एक्चुअली में किस जिले को आप लोग काट दीजिए, तो बिहार के मोहम्मद रेयान ने हाल ही में एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप 2022 के ओपन 12 टीम स्टैंडर्ड चेस में कौन सा स्थान हासिल किया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इसमें पहला, यानी कि शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला। अब यहाँ पर आपको विस्तृत जानकारी दे दूं कि विलक्षण प्रतिभा के धनी मोहम्मद रेयान ने एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप 2022 के ओपन 12 टीम स्टैंडर्ड चेस में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और आपको ध्यान रखना है, साथ ही ओपन 12 टीम ब्लिट्ज चेस में द्वितीय स्थान की दावेदारी कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य और राष्ट्र दोनों का स्थान बढ़ाया, दोनों का नाम रोशन किया है। और बात करें यहाँ पर मोहम्मद रेयान की, तो बिहार के पटना जिले के रहने वाले हैं। ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह है कि एशियन यूथ चैंपियनशिप चेस चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन हुआ था ये इंडोनेशिया के बाली में इसका आयोजन किया गया था। ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे राजधानी पटना की, क्योंकि ये पटना से संबंधित है मोहम्मद रेयान। तो पटना की बात करें तो पटना बिहार में एक प्रमंडल भी है, साथ ही साथ एक जिला भी है। और इसके अंतर्गत जो जिलों की संख्या है पटना प्रमंडल में, ये 6 जिले हैं। ये जिले हैं पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और नालंदा। और पटना जिला की जो सीमा है, अगर हम बात करें बिहार वाले मैप पर, यहाँ पर हमने इसे शामिल नहीं किया है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि पटना जिला की जो सीमा है ये बिहार के 9 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। और ये आपकी शायद 65वीं बीपीएससी एग्जाम में, एक्चुअली मुझे कंफर्म याद तो नहीं है, ये शायद 64वीं या 65वीं वाले बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। नोट कीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के प्रश्न। चलते हैं यहाँ पर अगले 13वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि श्रीनगर में आयोजित 31वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप जो कि महिला पुरुष दोनों वर्ग का था, तो इस प्रतिस्पर्धा में बिहार ने कुल कितने पदक अपने नाम किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, इस प्रतियोगिता में बिहार ने कुल मिला के 5 पदक अपने नाम किया है, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। इसी चीज को यहाँ पर विस्तार से लिखा गया कि 31वीं सीनियर नेशनल वुशु जो कि पुरुष महिला दोनों वर्ग का ये प्रतिस्पर्धा था और इसका जो आयोजन हुआ था ये शेरे कश्मीर इंडोर स्टेडियम जम्मू कश्मीर श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें कि बिहार के 5 खिलाड़ियों ने पदक जीतकर राज्य को गौरवान्वित किया है। अब यहाँ पर हम बात करें इन खिलाड़ियों की, जो विजेता खिलाड़ी है उनमें से आपको ध्यान रखना है यमानी साक्षी जो कि रजत पदक यहाँ पर अपने नाम की, वहीं पर जो 4 नाम है ईशा मिश्रा, कुमार आनंद, गेसु कुमारी और साथ साथ सपना कुमारी, इन चारों ने कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल बिहार को दिलाया। ओवरऑल 5 पदक बिहार को मिला यहाँ पर ये 31वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप स्पर्धा में। चलते हम यहाँ पर आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। ये आज की इस वीडियो का प्रश्न हमारा है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के नौकरियों के लिए संविदा पर भर्ती यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो यहाँ से आपको इसका आंसर याद होगा। बताइए, कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। विस्तार पूर्वक आपको मैंने बताया था पहले भी डेली करंट अफेयर श्रृंखला में, और साथ ही साथ इस वीडियो में भी इसका रिवीजन आपको कराया गया है। और साथ साथ ये जानकारी ध्यान रखिए, बीपीएससी के बारे में जो सारी बातें हमने आपको बताया है, जो छात्र घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं इस कोर्स को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। निसंदेह ये आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।